नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी सीरीज में आज दूसरा वीडियो है और अपने पढ़ रहे हैं राजस्थान की ज्योग्राफी जो थर्ड ग्रेड टीचर को लेकर रिगार्डिंग बनाई जा रही है और रैपिड रिवीजन पर अपने चल रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो राजस्थान का भौतिक स्वरूप, जिसमें हम पढ़ेंगे भौतिक विभाजन किस प्रकार से हुआ है, वो आज अपने पढ़ने वाले हैं। राजस्थान के भौतिक विभाजन की बात करें तो भौतिक विभाजन को राजस्थान के 4 भागों में डिवाइड किया गया है। थोड़ा सा पढ़ते हैं। राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का वर्गीकरण स्थल जो क्या करते हैं उन पर आधारित नहीं है, बल्कि भूगर्भीय संरचना और अपर्दन प्रक्रिया और जलवायु और अपवाह तंत्रों को देख के उनको बांटा गया है और इनको 4 भागों में बांटा गया है। मैं यहाँ ये गलती है, 4 भागों में प्रमुख भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। अगर अपने इनकी 4 की बात करें तो सबसे बड़ा भाग अपना है, पहला जो है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, जो राजस्थान का 61.11% यानी 61.11% को कवर करता है और इसमें जनसंख्या का करीब 40% जनसंख्या राजस्थान की निवास करती है। दूसरा पार्ट अगर मैं देखूं तो हमारा अरावलीय प्रदेश आता है, जो राजस्थान को 9% भाग कवर करता है और अरावलीय प्रदेश में 10% जनसंख्या निवास करती है। अगर मैं तीसरे भाग की बात करूं तो यहाँ पूर्वी का मैदानी प्रदेश आती है, जो राजस्थान में पूर्वी मैदानी प्रदेशों में बात करें अपने, जैसे माही, चंबल, बनास, इन नदियों के जो विभाग दे रखे हैं और उनके बारे में बताया गया, छप्पन के मैदान वगैरह, ये सारे इस भाग में आते हैं। यहाँ सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है, यहाँ काली मृदा भी पाई जाती है, चंबल के बेसिन भी पाए जाते हैं, इसलिए ये 23% को कवर करते हैं और सबसे ज्यादा सर्वाधिक जनसंख्या वाला ये भाग हमारा रहता है। सर्वाधिक जनसंख्या इसी भौतिक प्रदेश में राजस्थान की निवास करती है। फिर आगे चले, दक्षिण में पूर्वी पठारी प्रदेश ये पूर्व में पाए जाते हैं, जैसे जिसमें 6.89% है और यहाँ राजस्थान की 11% जनसंख्या निवास करती है। इसमें मेन दक्कन के पठार वगैरह, हाड़ौती का पठार वगैरह, मेसा, उड़िया का पठार वगैरह इनको इंक्लूड किया जाता है। अपने आज का टॉपिक रहता है भौतिक स्वरूप, और मैंने अभी आपको बताया है भौतिक स्वरूप को 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला था मरुस्थलीय प्रदेश, जो करीब हमारा 61.11% था और 40% जनसंख्या पाई जाती है। दूसरा था अरावलीय प्रदेश, जिसमें हमारे 9% जनसंख्या 9% एरिया कवर करता है, सॉरी, और 10% जनसंख्या को कवर करता है। तीसरा है 23% क्षेत्रफल के भाग को लेता है और सबसे ज्यादा 39% जनसंख्या निवास करती है। चौथा भाग है हमारा 6.89, जो पठारी क्षेत्र है, जो पूर्वी विभाग में पाया जाता है, कोटा वगैरह जिलों में, यहाँ पर 11% जनसंख्या निवास करती है। अगर सबसे पहले अपने इस टॉपिक में लेकर चले तो हम लेकर चलेंगे मरुस्थलीय भाग को। मरुस्थलीय भाग यह भौतिक विभाजन राजस्थान की असंतुलित और विषमता को भी दर्शाता है। देखा हमने, कहीं पर्वत आते हैं, कहीं मैदानी क्षेत्र है, कहीं हाड़ौती का पठार है, वहीं पश्चिमी राजस्थान में देखें जैसलमेर, बीकानेर जैसे जिलों में तो वहां पर थारता मरुस्थल पाया जाता है। राजस्थान सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है, जिसमें राजस्थान में सबसे बड़ा भौतिक मरुस्थलीय प्रदेश है, जो 60% है। मैं आप सभी को एक और बात बताना चाहता हूँ, आप हमारे चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में अगर ये पीडीएफ वगैरह आपको चाहिए तो सारी हमारी रिवीजन 24 की वेबसाइट पर उपलब्ध होगी, जहां से आप इस पीडीएफ को फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं। अगर मैं एक बार इस फिजियोग्राफी मैप में देखें अपने, तो इस मैप को देखें तो राजस्थान के कुछ भौतिक प्रदेशों को विभाजन करते हैं। जैसे यहां से एक, ये जो इस कलर में दिखाया गया, ये सारा सारा मरुस्थलीय प्रदेश को प्रदर्शित किया गया है। मरुस्थलीय प्रदेश है, ये अरावली का जो भाग है उसको प्रदर्शित किया गया है। ये जो है गंगा और बनास, गंगा के जो भी चंबल, माही और छप्पन के मैदान है उनको प्रदर्शित किया है। चौथा ये जो हाड़ौती प्रदेश है, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। अगर थोड़ा सा और इनको देखें, यहां से एक राजस्थान के मैप में यहां से एक समरेखा की लाइन गुजरती है, जो राजस्थान को 2 भागों में विभाजित करती है। ये 50 सेमी वाली समवर्षा रेखा है। इससे पूर्व में 50 सेमी से ज्यादा वर्षा होती है, इसके पश्चिम में
50 सेमी से कम वर्षा होती है। ये रेखा अरावली और मरुस्थलीय भाग को भी दो भागों में विभाजित करता है। जैसे अपने अगर देखें तो इसे पश्चिम में मरुस्थलीय भाग पाया जाता है, ये सारा का सारा मरुस्थलीय भाग है। अगर इसके पूर्व में देखें तो ये अरावली की रेंजों को कवर करता है। ये बनास गंगा, चंबल, माही बेसिन, यहाँ छप्पन के मैदान वगैरह यहाँ होते हैं। ये इधर हाड़ौती प्रदेश है जिसे दक्कन का पठार वगैरह है। इसी मरुस्थलीय भाग, अपने पहला मरुस्थलीय भाग पढ़ रहे हैं। मरुस्थलीय भाग में भी दो भाग है। मरुस्थलीय भाग को दो भागों में विभाजित किया गया है। एक भाग तो होगा शुष्क और एक होगा अर्धशुष्क। ये तो होगा 0 से 25 सेमी बारिश होती है, वो वाले भाग। ये होंगे 25 से 50 सेमी बारिश वाले, वर्षा वाले क्षेत्र। अगर मैं यहां देखूं तो ये थोड़ा सा इतना सा एरिया आता है, वो गंगानगर, हनुमानगढ़, घग्गर के बेसिन का आता है, जहां पर ये अर्धशुष्क एरिया में काउंट किया जाता है। इसके बाद में यहाँ बीकानेर, जैसलमेर, और ये जैसलमेर का सारा भाग, ये बाड़मेर, ये सारे सारे किस में आते हैं? शुष्क मरुस्थलीय भाग में आते हैं। इन्हीं के बाद अपने इनमें से देखें, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, चूरू जिले, यहाँ से कुछ जोधपुर का हिस्सा भी, पश्चिमी जोधपुर है, वो शुष्क प्रदेशों में आते हैं। इसके अलावा आगे देखें, आगे वीडियो में हम देखें अर्धशुष्क क्षेत्र में देखेंगे। पश्चिमी मरुस्थलीय थार के मरुस्थल को कहा जाता है राजस्थान का सबसे बड़ा और शुष्क भौतिक भाग भी है। राजस्थान के 60% क्षेत्र पर लगभग होता है। इसकी पहचान अलग बारिश और उच्च तापमान और रेत के अधिकता के कारण होती है। इसमें मुख्यतः जिलों का देखें तो अपने इसमें जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, चूरू, नागौर और जोधपुर का पश्चिमी भाग है। नागौर का भी पश्चिमी भाग है। आगे चले, जलवायु की विशेषता को देखते हैं। जलवायु यहाँ पर कैसी जलवायु है? अगर अपने जलवायु देखें तो जलवायु में यहाँ पर औसतन मैंने अभी बताई थी 0 से लेकर 25 सेंटीमीटर बारिश होती है। सबसे कम बारिश यहाँ जैसलमेर में होती है, और जैसलमेर में यहाँ करीब करीब 15 सेंटीमीटर औसतन बारिश होती है। यहाँ पर 10 से 25 सेंटीमीटर बारिश होती है, अनियमित होती है, अल्पकालीन भी होती है। यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। अगर अपने यहाँ के जिलों को में देखें तो 48 डिग्री से 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है, और सर्दियों में यहाँ का तापमान गिरकर 0 डिग्री से लेकर 5 डिग्री तक आ जाता है। अगर स्थल की आकृति का निर्माण दे, ये पौने अपरदन और निष्पेषण के परिणाम से होते हैं। यहाँ पर रेतीले टीले पाए जाते हैं। अगर अपने पर देखें तो यहाँ पर मुख्य रूप से दो प्रकार के टीलों का निर्माण होता है। एक तो जैसे हवा, जैसे ये हवा है, जैसे हवाएं ऐसे ऐसे चल रही है, इन हवाओं के बराबर अगर कोई मान लो रेत के धोरे बन रहे हैं, ऐसे इन रेत को धोरे अनुदैर्ध्य कहते हैं इनको, और एक कहते हैं अनुप्रस्थ, यानी जो रेत के धोरे होते हैं वो हवा के क्या बनाए हैं, 90 डिग्री एंगल पर बने हो, इस प्रकार से बने हो। तो इस पर तीव्र पवनों के वेग के कारण बनते हैं, स्थिर पवनों के वेग के कारण बनते हैं। पश्चिमी में आंतरिक प्रभाव प्रणाली भी पाई जाती है, नदियों समुद्रों तक नहीं पहुंचाती है, ये भी पाया जाता है। ये था थार का मरुस्थल, पश्चिमी मरुस्थल देश। थार के मरुस्थल गतिशील मरुस्थल होता है, माना जाता है। अपनों ने अभी सुना भी होगा अरावली रेंज को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार बोला गया अभी इसकी लीज को राजस्थान में जारी कर दिया जाए। तो अरावली क्षेत्र को काटा जा रहा था। अरावली इस मरुस्थल को क्या कर रहा है, एक तरह से दीवार के रूप में खड़ा है। ये हमारा मरुस्थल है वो डायनेमिक है, गतिशील है। ये गतिशील मरुस्थल पाया जाता है जिसकी शायद निरंतर धोरे आगे से आगे चलते रहते हैं। अगर थार के मरुस्थलों की बात में देखें तो यहाँ पर ये धोरे हैं, इनकी ऊंचाई मैक्सिमम 300 मीटर तक ऊंचाई तक होते हैं। भारतीय
थारीय मरुस्थल के रूप में से भारतीय महाद्वीप के थार मरुस्थल के नाम से भी जाना जाता है। जैसलमेर के उत्तर में और पोखरण के दक्षिण में बालू का स्तूप से रन कहलाते हैं। जो मान लो ये जो जैसलमेर और पोखरण के क्षेत्र में जो इनसे बने हुए मैदान है उनको रन के मैदान कहते हैं। रन के मैदान भी बोला जाता है। और कई बार क्या होता है, जैसे ये जिस प्रकार से ऐसे है, यहाँ पर इस प्रकार से ऐसे दोहरे हैं और यहाँ पर पानी है, पानी जमा है, बारिश का पानी जमा है, तो ये पानी होता है, ये इसे ढांड बोलते हैं। इस प्रकार के क्षेत्र को क्या बोला जाता है? ढांड बोला जाता है। अगर अपने दूसरे भाग में चले, इसके दूसरे भाग में चले, अगर अब मैं यहाँ मैप बनाना चाहूंगा, मान लो अपना यहाँ देखा जाए तो ये तो अर्ध शुष्क हुआ, मान लो यहाँ पर ये हुआ। यहाँ ऊपर आएंगे घगर के मैदान, घगर का मैदान जिसमें गंगानगर और हनुमानगढ़ का क्षेत्र है। उसमें आता है आंतरिक जल प्रवाह, आंतरिक जल प्रवाह आता है। उसके बाद में आता है नागौर की जो उच्च भूमि है, नागौर की उच्च भूमि, नागौर की उच्च भूमि आएगी। और उसके बाद में आता है ये लूनी बेसिन, ये लूनी बेसिन है, इसको ही गोडवाड़ा का लैंड भी कहा जाता है, गोडवाड़ा के क्षेत्र भाग भी बोला जाता है। और मैं अगर बात बताना चाहूंगा अगर आपको, तो यहां से ये जो भाग है, इसमें जो अर्धशुष्क क्षेत्र पाए जाते हैं उसमें से हमने सबसे पहले पढ़े घगर के मैदान। उसके बाद में हमने देखे इसमें शेखावटी का आंतरिक जल प्रवाह वाला भाग, और उसके बाद में हमने देखा नागौर की उच्च भूमि, और फिर बड़ा गोडवाना बेसिन या लूनी बेसिन के नाम से जाना जाता है। ये यहाँ पर औसतन 25 सेंटीमीटर से लेकर 50 सेंटीमीटर तक बारिश होती है। और ये क्या होता है, अर्धशुष्क भाग में मरुस्थलीय भाग का दूसरा भाग अर्धशुष्क भाग पाया जाता है। ये 25 सेंटीमीटर की लाइन से लेकर 50 सेंटीमीटर के बीच की सीमाओं को प्राप्त करते हैं। इसके बाद में हमारा अगला टॉपिक शुरू होता है, वो अरावली होता है। अगर अपने अरावली को देखें तो भी अरावली का किस प्रकार से राजस्थान में विस्तार है, किस प्रकार से है, वो देखना चाहेंगे। अगर अरावली पर्वतीय प्रदेश को देखा जाए, संरचना और भूमि और उनका क्या प्रभाव रहता है राजस्थान में, अरावली कहां से कहां तक पाई जाती है, इसका विस्तार किस प्रकार से है, अपने उस भाग को भी देखना चाहेंगे। अरावली राजस्थान का यह मध्य के भाग से एक विकिरण के रूप में कर्णवती रूप में फैली हुई, जैसे कर्णवती का मतलब है कान के रूप, जैसे कान होता है उस प्रकार से फैली हुई है। यह एक अपशिष्ट पर्वत है, ये राजस्थान में विस्तार है, ये एक अपशिष्ट पर्वतमाला है, ये अपशिष्ट पर्वतमाला है। पर्वतमाला है, प्राचीनतम पर्वतमाला है, प्राचीनतम पर्वतमाला के रूप में से मानी जाती है। ये उत्तरी, सबसे पहले ये उत्तरी पूर्व में संकड़ी होती है, मध्य पूर्व में और संकड़ी हो जाती है, और पश्चिमी, दक्षिणी और पश्चिमी भाग में ये फैली हुई है। ये एक वलित पर्वतमाला भी एक बार में पेपर में पूछा गया था, ये किस प्रकार की पर्वतमाला है, तो आप बताएंगे ये एक वलित पर्वतमाला है। ये एक वलित पर्वतमाला भी है। इसका विस्तार को देखें अपने, इसका विस्तार अपने देखें तो ये इसका विस्तार दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। राजस्थान में ये कहां से होती है,
यहाँ से ये यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक जाती है इस प्रकार से। अगर अपने राजस्थान के संदर्भ में देखें तो ये इस प्रकार से होती है। ये राजस्थान के यहाँ से दक्षिण पश्चिम से शुरू होकर और ये आबू से शुरू होकर यहाँ तक, ये जयपुर वगैरह यहाँ से होकर हरियाणा को जाते हुए दिल्ली के चले जाती है। और दिल्ली में ये जहाँ हमारा अभी संविधान सभा और संसद बना हुआ है वहां तक ये जाती है, वहां तक जाकर ये पहाड़ी खत्म हो जाती है। यहाँ पर ये गुजरात में भी इसका आगे फैलाव है और गुजरात में ये कच्छ के रण से होते हिंद महासागर में अंदर तक आंतरिक के रूप में पर्वत के रूप में फैली हुई है। इसकी कुल लंबाई दिल्ली से लेकर गुजरात तक 692 किलोमीटर है। अगर इसकी कुल लंबाई की बात करें 692 किलोमीटर है। 692 किलोमीटर में सबसे ज्यादा राजस्थान में ये 550 किलोमीटर क्या करती है, राजस्थान में इसकी लंबाई है। प्राचीनतम पर्वतमालाओं में से एक है ये, इनके बारे में भी देखा हमने। ये राजस्थान में सिरोही जिले से और झुंझुनू से होते 550 की लंबाई तक फैली। औसतन ऊंचाई इसकी 930 किलोमीटर है। ये राजस्थान में सिरोही से लेकर जहां खेर बर्मा से लेकर झुंझुनू खेतड़ी से होते हुए 550 किलोमीटर की लंबाई तक है, आबू तक है। अगर अपने अरावली को देखें, अरावली 3 भागों में मुख्य रूप से है। अगर मैं अरावली को देखना चाहूंगा तो अरावली मुख्य 3 भागों में है। जो अरावली है हमारी, मान लो इस प्रकार से अरावली है, ये उत्तरी अरावली है, उत्तरी, मध्य अरावली और दक्षिण अरावली। ये दक्षिण अरावली है। अपने आज सबसे पहले पढ़ेंगे उत्तरी अरावली। उत्तरी अरावली क्या है, कैसे इस दिया गया है। अपने पढ़े उत्तरी अरावली। उत्तरी अरावली में जयपुर, अगर अपने पढ़े उत्तरी अरावली में जयपुर, दौसा, अलवर, सीकर, झुंझुनू जैसी झुंझुनू आते हैं और उनकी पहाड़ियां आती हैं। सीकर के चारों ओर पहाड़ियों से घिरे हुए क्षेत्र को तोरावटी कहा जाता है। पेपर में एक बार आया था, तोरावटी क्या है, तोरावटी क्या है। ऑप्शन में आया था नृत्य, एक गीत है, यानी कोई एक नृत्य है या कोई गीत है, या ये एक पहाड़ियों से घिरा हुआ स्थान है, या इनमें से उच्च भूमि है, ऐसा कुछ आया था। तोरावटी क्या है, जो अरावली पर्वतमाला के चारों ओर से अगर सीकर एरिया को घेरती है, सीकर के जो सिकावटी क्षेत्र को घेरती है, उसको तोरावटी कहते हैं। अगर अपने बात करें उत्तरी अरावली की, तो उत्तरी अरावली में मुख्य रूप से कौन कौन सी चोटियां हैं। इसकी सबसे बड़ी अगर चोटी की बात करें तो रघुनाथगढ़ है, जो 1055 मीटर की ऊंचाई है। इसके बाद में खो है, जो जयपुर में 920 मीटर की है। बहरोच है, अलवर में है, 792 मीटर है। और बरवाड़ा, बंबाई और बिलाली, ये 3 और इसकी चोटियां हैं। मुख्य रूप से आपने इसकी 3 चोटियों को याद रखना चाहेंगे सीक्वेंस में। कई बार पेपर में पूछ लेते हैं, रघुनाथगढ़, फिर उससे अगर अपने छोटी कहें तो खो, और फिर अपने बहरोच। इस प्रकार से अपने क्या करेंगे, इनको आरोही क्रम में याद रखेंगे। ये थी उत्तरी अरावली। उत्तरी अरावली में और भी पहाड़ियां हैं। अगर मैं उत्तरी अरावली की और पहाड़ियों के बारे में देखूं, उनमें से फेमस पहाड़ी है भानगढ़ किला भी है, अलवर में पाई जाती है। जयगढ़ जयपुर में पाई जाती है। नाहरगढ़ जयपुर में पाई जाती है। इन तीनों के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। भानगढ़ का किला कौन सी पहाड़ी पर है, भानगढ़ की पहाड़ी पर है, जो उत्तरी अरावली का एक हिस्सा है। जयगढ़ है तो जयगढ़ की पहाड़ी पर है, ये जयपुर में है। नाहरगढ़ है तो नाहरगढ़। इसके बाद में आती है मध्य अरावली।
उत्तरी अरावली में मुख्य रूप से रघुनाथगढ़, खो और बहरोस देखेंगे। आगे चलेंगे मध्य अरावली। मध्य अरावली सबसे मध्य का भाग होता है, सबसे छोटा भाग है। यह अजमेर से जयपुर तक ही फैली हुई है। ये राजस्थान के मध्य में है और अजमेर से जयपुर के बीच में फैली हुई है। इसमें मुख्य रूप से एक पहाड़ी है तारागढ़ पहाड़ी, दूसरी है नाग पहाड़ी। दो पहाड़ियां पाई जाती है मुख्य रूप से। तारागढ़ तारागढ़ अजमेर में पाया जाता है और तारागढ़ पहाड़ी पर रूठी रानी या मूसा रानी का महल है। मध्य अरावली की बात करें, मध्य अरावली में नागपाड़ी है। नागपाड़ी भी अजमेर में पाई जाती है। अजमेर में मध्य अरावली से क्या आते हैं, लूणी का उद्गम स्थल भी है। यहीं से लूणी नदी का उद्गम स्थल होता है और वो अजमेर, नागौर यहाँ से जाती हुई जोधपुर, बालोतरा, बाड़मेर से जाती हुई ये कच्छ के रण में जाकर गिर जाती है। यहाँ एक मेरवाड़ा की पहाड़ियां भी है। पेपर में आता है मेरवाड़ा की पहाड़ियां कहाँ स्थित है। ये मध्य अरावली में है। मध्य अरावली में पाई जाती है। मेरवाड़ा के उच्च मैदान में है। यहां से एक आता है मेरवाड़ा का उच्च मैदान। मेरवाड़ा का उच्च मैदान। अगर पहाड़ी पर कोई भी छोटा मोटा एरिया बना होता है जहां पर कृषि वगैरह की जाती है, वो एक प्रकार का उच्च मैदान होता है। वो उच्च मैदान के रूप में जाता है। अपनों ने सबसे पहले पढ़ा अरावली में पढ़ा उत्तरी अरावली में सबसे पढ़े रघुनाथ सीकर में है, खो जयपुर में है और भरोच अलवर में है। इसके अलावा हमने पढ़ा मध्य अरावली में हमने ये पढ़ा, ये अजमेर से जयपुर के बीच में होती है। उत्तरी अरावली में ये भी पढ़ा था, सीकर के आसपास के एरिया में जो भी अरावली है और उसको कवर करती है, चारों ओर से घेर कर रखती है, उसे तोरावटी कहा जाता है। इसमें मध्य अरावली में एक नाम आया है मेरवाड़ा की पहाड़ियां, जो मध्य अरावली का भाग है। इसमें दो पहाड़ी है, एक तो तारागढ़ प्रमुख चोटी है, एक नाग पहाड़ चोटी है। तारागढ़ अजमेर में है और नाग पहाड़ भी अजमेर में है और लूणी नदी का क्या है, उद्गम स्थल है। अरावली में अपने देखें तो अरावली का तीसरा पार्ट होता है दक्षिणी अरावली, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है और यहीं सब राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी वगैरह पाई जाती है। आप सभी जानते हुए राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, जो माउंट आबू में है और माउंट आबू दक्षिणी अरावली का भाग है। और ये भाग गुरु शिखर की ऊंचाई को भी अपने जानते हैं। गुरु शिखर की ऊंचाई 1722 मीटर ऊंची है और धीरे धीरे इसकी ऊंचाई बढ़ती भी थोड़ी थोड़ी जा रही है। अगर इसकी मुख्य चोटियों के बारे में और बात करें तो शेर, दिलवाड़ा, जरखा, अचलगढ़, कुंभलगढ़, धौलागढ़, ये सारी की सारी क्या है, इसकी और चोटियां भी है। अगर अपने इसके भागों की बात करें तो ये आबू से शुरू होकर अजमेर तक भाग होता है। अरावली में गुरु शिखर सबसे ऊंचा भाग है, यहीं ये गुरु शिखर सिरोही में पाया जाता है। शेर भी सिरोही में पाए जाते हैं, ये भी सिरोही में है। सिरोही में देलवाड़ा भी सिरोही में है। उसके बाद में आता है जरखा, ये उदयपुर में है। इसके बाद में आता है अचलगढ़ सिरोही में है। फिर कुंभलगढ़, ये राजसमंद में है। राजसमंद में है।
इस प्रकार ये सारी की सारी पहाड़ियां हैं जो इसकी मुख्य चोटियां हैं। अगर आप इनको भी एक बार लिखना चाहिए तो सबसे बड़ी गुरु शिखर, फिर शेर, फिर देलवाड़ा, फिर जरखा, अचलगढ़। इस प्रकार से इनका सीक्वेंस है। इन चोटियों के बाद में एक बार पेपर में पूछा गया भी आप इनको आरोही क्रम में क्या कीजिए, निम्नलिखित चोटियों को आप आरोही क्रम का कौन सा भाग सटीक सही है, तो अपने उनको भी देखना चाहेंगे एक बार। इनको देखें, पूरी अरावली की बात करें अगर अपने, तो पूरी अरावली में किस प्रकार से है, सबसे बड़ी चोटी इसकी गुरु शिखर है, फिर अगर अपने बात करें तो शेर है, फिर अपने बात करें तो शेर के बाद में देलवाड़ा है, देलवाड़ा के बाद में आता है जरखा, जरखा, फिर आता है कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ के बाद में आता है अचलगढ़। अगर अपने इन चोटियों को अगर देखें तो इसकी लंबाई 1722 है, शेर की 1597 है, देलवाड़ा की 1442 है, इसके बाद में जरखा की 1431 है, और ये 1380 कुंभलगढ़ और 1244 मीटर ऊंचाई इनकी है। इस प्रकार से ये एक क्या है, सीक्वेंस है। सबसे बड़ी चोटी अगर बात करें तो गुरु शिखर, उसके बाद में शेर, देलवाड़ा, जरखा, कुंभलगढ़ और अचलगढ़ है। इस प्रकार से हमारा ये एक शॉर्ट रूप में अगर आपने देखें तो अरावली को पूरा भाग को कंप्लीट किया हमने। अगर कुछ वर्ड है जो अरावली के लिए यूज किए जाते हैं, मैं उन वर्डों को भी लेना चाहूंगा। जैसे एक वर्ड है दशहरो, जैसे हमने तोरावटी को लिया था। दशहरो क्या वर्ड है, ये जरखा और रांगा पहाड़ी है, अरावली में है। जरखा व रांगा पहाड़ी के मध्य का भाग है। अगर अपने सिरोही के उबड़ खाबड़ के जो पूर्वी भाग है उसको भाकर कहते हैं, और उदयपुर में जो तिस्तरी नुमा पहाड़ी है, तिस्तरी नुमा पहाड़ी है, बेसिन है, उसको गिरवा कहते हैं। आपने हर्ष पर्वत भी नाम सुना होगा, हर्ष पर्वत। हर्ष पर्वत पर जीन माता का मंदिर है, जीन माता का मंदिर है, मंदिर हर्ष पर्वत पर है, ये एक इंपॉर्टेंट है। एक जालोर में, दक्षिणी अरावली में जालोर, वहां पर एक सुंडा पर्वत है, सुंडा पर्वत। इस सुंडा पर्वत पर सबसे प्रथम, सबसे पहले रोपवे तैयार किया गया था राजस्थान में। ये सुंडा माता के मंदिर के करीब बनाया गया है, वहां पर एक रोपवे स्थापित है। एक बार पेपर में ये भी पूछा गया, बिंजी की पहाड़ी, भीम जी की डूंगरी और महादेव जी की, ये क्या है, तो ये पहाड़ियों के नाम है जो जयपुर के आसपास है, पाए जाते हैं। अरावली के क्षेत्र में ये कुछ उनकी चोटियां थी, अपनों ने पढ़ा में उनका सीक्वेंस दिया गया पहाड़ियों में। पेपर में ज्यादा मैक्सिमम बार यही पूछा गया, इनका सीक्वेंस क्या होता है, कौन सी पहाड़ी को सुमेलित कीजिए, या उनकी डिस्टेंस को दे दिया, या उनके जिलों को दे दिया, भी कौन सी जिले में कौन सी पहाड़ी है वो दिया होता है। नेक्स्ट मैं अगर देखूं, आगे चलें, थोड़े आगे चलें, तो अरावली के बाद में आता है हमारा भाग, अरावली का क्या महत्व है राजस्थान में। मैंने टॉपिक शुरू करने से पहले अरावली का महत्व बताया था जब अपने मरुस्थलीय भाग को पढ़ रहे थे। मरुस्थलीय भाग में जो ये अपने पढ़ रहे थे, ये जो अरावली है ये राजस्थान में क्या करती है, यहाँ एक दीवार का रूप काम करती है। मान लो यहाँ से ये जो मरुस्थल से
जो हमारा मरुस्थल है वो क्या कर रहा है, आगे बढ़ रहा है धीरे धीरे, उस मरुस्थल को क्या कर रही है, रोक रही है, एक दीवार के रूप में काम कर रही है। उदयपुर में जरखा और आगे पहाड़ियों में स्थित दशहरा कहलाता है। पूर्वी की शिरोई को भाकर भी कहते हैं। उदयपुर जिले की घिरे को गिरवा कहते हैं। अगर सीकर जिला घिरा हो तो तोराबाटी कहते हैं, शिरोई घिरा होता है भाकर कहते हैं, और उदयपुर में रागा और जाड़ा दशहरा कहते हैं। यहाँ जालोर सुंधा माता का मंदिर है, सुंधा ये नहीं, यहाँ सुंदा पर्वत है, और सुंदा पर्वत पर जालोर में सबसे सूर्य मंदिर स्थापित है, और यहाँ पर रोप वे स्थापित किया गया था। अरावली में कुछ दर्रे भी होते हैं। दर्रे होते हैं जैसे दो पहाड़ी है, उन दोनों पहाड़ियों के बीच में थोड़ा सा प्राकृतिक रास्ते होते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान के बीच। अजमेर के कुछ दर्रे हैं, उनके बारे में पढ़े तो राजस्थान के अजमेर में बरदर्रा है, परवेरिया दर्रा है, शिवपुरा और सुरा घाट है। घाट दर्रे ही होते हैं। अन्य प्रमुख में पाली जिले में कौन से, सोमेश्वरम कानाल, देवरी कानाल है, उदयपुर में केवड़ा कानाल और झामरी कानाल, ये कुछ और मुख्य दर्रे हैं। अगर अपने इसके अरावली पर्वतमाला के अगर अपने देखें तो पश्चिमी भाग को विस्तार को क्या कर सकते हैं, पश्चिमी विस्तार को भी ये पर्वतमाला रोकती है। यहाँ विविध प्रकार के खनिज संसाधन भी पाए जाते हैं। ये अरावली पर्वतमाला और पश्चिमी मरुस्थलीय भाग के बीच में क्या पाए जाते हैं, खनिज संसाधन। अधिकांश नदियों का उद्गम स्थल भी क्या है, अरावली है। उनमें से मुख्य नदी है जो हमारी है लूनी नदी, अजमेर से होता है। अगर यह एक जल विभाजक रेखा के रूप में भी काम करती है। जब हमने शुरुआत में पढ़ा था तो शुरुआत में मैंने बताया था राजस्थान में ये क्या करती है, एक 50 सेमी की लाइन को बीच में लाइन के रूप में भी रिप्रेजेंट के रूप में काम की जाती है, 50 सेमी विभाजक के रूप में काम करती है। पूर्व की नदियों में बंगाल की खाड़ी में, अच्छा अगर अरावली से जो पूर्व की नदियां सारी की सारी वो बंगाल की खाड़ी में जाती है, जैसे बनास, गंगा, माही, चंबल वगैरह इनकी, और पश्चिम नदियों को अरब सागर में जाते हैं। पश्चिम में अगर मैं देखूं तो सुकड़ी, काकड़ी वगैरह, जवाई, ये सारी लूनी नदी की सहायक नदियां हैं। ये सारी की सारी क्या कर रही है, हमारे राजस्थान में अरब सागर में लेकर पानी को लेकर जाती है। अरावली में वनस्पति, वन्य जीव और औषधियों के भी पौधे पाए जाते हैं, इसलिए राजस्थान की क्या कहलाती है, एक जीवन रेखा के रूप में पाई जाती है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून को रोककर ये राजस्थान में पूर्वी और दक्षिणी भागों में क्या करती है, बारिश करवाती है। जैसे अगर अपने देखें, अगर मानसून की बात करें तो ये अगर राजस्थान से इधर से जो भी बारिश वगैरह आती है, ऐसे आती है, ये यहाँ पर इनको क्या कर लेती है, एक दीवार के रूप में करती है, दीवार के रूप में रोक लेती है बारिश को, और यही बारिश करवाती है। इसी वजह से ये जो पश्चिमी भाग है ये मरुस्थलीय भाग ज्यादा है। अरावली पर्वतमाला की औसतन लगभग, मैंने शुरुआत में बताया था, इसकी 930 है। मरुस्थलीय भाग है उसकी 330 मीटर की ऊंचाई है। हमने इसमें ये भी पढ़ लिए भी दर्रा कौन कौन से है, अजमेर में पढ़ लिया बरदर्रा है, शिवपुरा घाट है, सुरा घाट है, पखेरिया दर्रा है। हमने ये भी पढ़ लिया राजसमंद में कमली घाट है, गोरम घाट है, पाली में रामेश्वरम की नाल है, देशपुर की नाल है, उदयपुर में फुलवारी की नाल है। पेपर में एक बार पूछा था फुलवारी की नाल क्या है, दर्रा है कि क्या है, दर्रा। इसके अलावा अगर बात करें अपने केवड़ा नाल की, तो इस प्रकार से कुछ अरावली के क्षेत्र में दर्रे पाए भी जाते हैं। नेक्स्ट हमारा तीसरा टॉपिक रहेगा पूर्व के मैदानी प्रदेश। अगर अपने पूर्व के मैदानी प्रदेशों को देखें, पूर्व के मैदानी प्रदेश, अगर पूर्व के मैदानी प्रदेशों को देखें ऐसे, अगर मैं मैदानी प्रदेशों में देखूं तो यहां से ये अरावली का भाग है। अरावली में यहां पर ये जयपुर का एरिया है, जिसे बनास गंगा इस प्रकार का क्षेत्र है। ये बीच का क्षेत्र है, ये चंबल वह माही नदी के बेसिन है।
और यहां पर ये 56 का मैदान है, 56 का मैदान। 56 के मैदान बाघ के रूप में पाया जाता है। अगर इनमें देखें, यहां पर ये जो भाग है ये तो चंबल का बीड़, चंबल नदी के जो बीड़ है वो पाए जाते हैं, यहां पर बीड़ पाए जाते हैं। ये माही नदी के द्वारा, जो लास्ट में माही नदी, जो इसकी सहायक नदियों के द्वारा जो पानी को फैलाया जाता है, उसके अपवाह तंत्र से पूरी तरह से फैल दिए जाते हैं, तो उनके द्वारा एक अपर्दन प्रकार का हो जाता है, मिट्टी का अपर्दन, उस प्रकार से भीड़ पाए जाते हैं। उनको माही, मध्य माही का मैदान या 56 का मैदान के रूप में जाना जाता है। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे चंबल के बेसिन को पढ़ेंगे। यहां अत्यधिक अपर्दन के कारण, नाली अपर्दन क्या होता है, देखो नाली अपर्दन ये होता है कि जैसे एक सहायक नदी है, जैसे ये चंबल नदी है, इसकी कुछ सहायक नदियां ऐसी प्रकार से आती है इधर उधर से, और वो इसमें आकर मिल जाती है, छोटी छोटी नदियां, ये एक क्या नाली रूप में बन जाता है, और ये चारों तरफ से पानी को लाकर मुख्य नदी के रूप में डालती है, तो ये एक नाली अपर्दन होता है। इस प्रकार से क्या होता है, नाली का अपर्दन होता है। यहाँ ये नाली का अपर्दन यहाँ पाया जाता है, जिसे नाली का अपर्दन, इसे उत्खात स्थल आकृति भी कहा जाता है। ये उत्खात का मतलब होता है उबड़ खाबड़, गहरे गड्ढे, और इस प्रकार कटी फटी भूमि को कहा जाता है। मुख्य रूप से ये धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर के क्षेत्र में पाया जाता है। इसके बाद में आता है बनास या बाणगंगा, इसको लिखना बाणगंगा, बाणगंगा, बनास व बाणगंगा। यह है बनास, बाणगंगा, बेडज, कोठारी, खारी। ये चारों नदियां किसकी है, बनास की सहायक नदियां हैं। कौन, बनास, बाणगंगा और बेडस और कोठारी और खारी नदी क्या है, इनके द्वारा मनाया जाता है। मध्य है माही बेसिन, ये माही नदी और उसकी सहायक नदियों के द्वारा मनाया जाता है। प्रतापगढ़ के आदिवासी क्षेत्र इसे वालरा कृषि करते हैं। जो वालरा कृषि होती है वो एक क्या होती है, जैसे एक पहाड़ी पर वालरा कृषि, कृषि में देखें अपने बात आई है तो देख लेते हैं। एक होती है वालरा कृषि, एक होती है स्थानांतरित कृषि। वालरा कृषि में दो फसलों को एक साथ मिक्स बोया जाता है। स्थानांतरित कृषि में ढलुआ पहाड़ी के क्षेत्र में ढलाई के रूप में एक फसल को दो छोटी छोटी क्यारियों के रूप में बनाया जाता है, वो होता है वालरा कृषि के रूप में। प्रतापगढ़ के क्षेत्र में सबसे ज्यादा बनाई जाती है, ये कृषि की जाती है। इसके बाद में अपने देखते हैं नेक्स्ट हमारा इसी क्रम में, यह एक दक्षिणी पूर्वी पठार चढ़, हाड़ौती का पठार, हाड़ौती। चौथा पॉइंट हमारा, यह क्षेत्र प्राचीन ज्वालामुखी क्रियाओं से बना है। ज्वालामुखी जैसे फूटती वगैरह है निकलती है, उनके द्वारा जो भी रासायनिक पदार्थ कटर वगैरह निकलते हैं, उनके द्वारा एक कठोर पठार का रूप ले लिया जाता है, उसके द्वारा ये तैयार की जाती है। काली मिट्टी पाई जाती है, काली मिट्टी को रेगर मिट्टी भी बोलते हैं। काली मिट्टी पाई जाती है, सबसे ज्यादा पाई जाती है। ये चंबल व उसकी सहायक नदियों के आसपास का क्षेत्र है। बूंदी की पहाड़ियां और कोटा की पहाड़ियां, जिसके मुकुंदरा हिल्स बोलते हैं, वहां सबसे ज्यादा इस मुकुंदरा हिल्स में पाई जाती है। यहाँ ये पठारी क्षेत्र हो जाता है। मुकुंदरा हिल्स, वहां पर एक महान सीमा भ्रंश, जेबीटी, अरावली तथा दक्षिणी पूर्वी पठार के मध्य के भाग को महान सीमा भ्रंश के रूप में जाना जाता है। अरावली तथा दक्षिणी पूर्वी पठार के बीच के भाग को क्या बोला जाता है, महान सीमा भ्रंश। इसमें धौलपुर, सवाई माधोपुर, बूंदी, चित्तौड़, कोटा आदि के क्षेत्र को जाना जाता है। यहाँ ही क्या है, शाहाबाद गांव है, वहां एक पहाड़ी है घोड़े की नाल।
जहां एक आकृति बनी हुई है पठारी क्षेत्र, घोड़े की नाल। पेपर में एक बार पूछा था घोड़े की नाल क्या है, घोड़े की नाल। यह एक पठारी भूमि है जो इस प्रकार से क्या है, महान सीमा भ्रंश में पाई जाती है। पठारों की बात चलिए तो अपने कुछ पठारों को भी देख लेते हैं, भी कौन कौन से पठार हैं उनको भी एक बार पढ़ लेते हैं। अगर अपने देखें एक बार पठारी क्षेत्र में कौन कौन से पठार है, अगर अपने देखें सबसे पहले उड़िया का पठार, उड़िया का पठार है पठार। फिर आता है बोराट का पठार, बोराट पठार। फिर आता है माउंट आबू का पठार, माउंट आबू का पठार। जब आपने कभी माउंट आबू घूमने जाते हैं तो ऊपर जो एक समतल भूमि पाई जाती है, ज्योग्राफिकल पार्ट है वो राजस्थान का, उसे माउंट आबू का पठार बोलते हैं, माउंट आबू का पठार। इसके बाद में आता है ऊपर माला का पठार। इसके बाद में आता है लसाड़िया का पठार, लसाड़िया का पठार। लसाड़िया के पठार के बाद में आता है मेसा का पठार। पेपर में कई बार पूछा है मेसा का पठार। हमें इन पठारों में उड़िया का पठार जैसे कहां पाया जाता है तो अपने बताएंगे ये सिरोही में, सबसे ऊपर चोटी सिरोही में है, गुरु शिखर सबसे ऊंचा पठार भी सिरोही में है। उसके बाद में आता है बोराट का पठार, ये उदयपुर में है। माउंट आबू वाला आबू में आ जाएगा। इसके बाद में ऊपर वाला ये चित्तौड़ में पाया जाता है। लसाड़िया का पठार है वो उदयपुर में पाया जाता है। इसके बाद में आता है मेसा का पठार, और मेसा का पठार चित्तौड़गढ़ के जिले के। हमें इनमें से एक उड़िया का पठार, बोराट का पठार, लसाड़िया और मेसा का पठार, इनकी ऊंचाई वगैरह भी पता होना चाहिए। उड़िया का पठार है वो 1360 मीटर ऊंचा है। उसके बाद में आता है बोराट का पठार, बोराट का पठार 1225। माउंट आबू है, माउंट आबू 1200 मीटर में है। उसके बाद में ये जो लसाड़िया का पठार है वो 650 तक, 325 से लेकर 650 तक, और ये मेसा का पठार है 620 मीटर ऊंचा है। इस प्रकार से हमने राजस्थान में प्रमुख प्रमुख पठारों के बारे में पढ़ा। सबसे बड़ा उड़िया का पठार सिरोही में 1360, दूसरा बोराट का पठार उदयपुर में 1225, तीसरा है माउंट आबू का पठार आबू में 1200 मीटर, फिर ऊपर माल का पठार चित्तौड़ में है। ये एक लंबा पठार है जिसकी अभी ऊंचाई के बारे में पता नहीं है। लसाड़िया का पठार उदयपुर में 325 से लेकर 650 मीटर तक ऊंचाई है। मेसा का पठार चित्तौड़ में है, 620 मीटर ऊंचा है। इसके अलावा एक भोमट का पठार भी है, भोमट का पठार। अपने पठार पढ़ने लगे तो भोमट का पठार 325 मीटर तक मैक्सिमम ऊंचा है। ये उदयपुर और डूंगरपुर जिले में पाया जाता है। ये उदयपुर और डूंगरपुर जिले में पाया जाता है। इस प्रकार अपने देखें तो हमने आज राजस्थान के भौतिक स्वरूप को पढ़ा। भौतिक स्वरूप को अगर अपने एक छोटे से अगर एक टेबल के रूप में व्यवस्थित करना चाहिए तो मैंने ये टेबल स्पेशल टीम से बनवाई है। तो राजस्थान के अगर भौतिक स्वरूप को देखें तो राजस्थान का जो भौतिक स्वरूप है, राजस्थान के भौतिक स्वरूपों में हमने सर्वप्रथम देखा 4 भौतिक भागों में विभाजित किया हुआ है। भौतिक विभाजों में मरुस्थलीय भाग हमने पढ़ा था 61-11 और 40% जनसंख्या पाई जाती है। अच्छा, ये जो मरुस्थलीय भाग है ये किन वजह से क्या हुआ है, उत्पत्ति हुई है? ये टेथी सागर,
कहते हैं हजारों लाखों साल पहले यहाँ पर एक सागर बहता था जिसका नाम था टेथी सागर, उनकी वजह से इनकी उत्पत्ति हुई है मरुस्थलीय भाग की। ये इसकी जलवायु कैसी है, तो ये शुष्क और अर्ध शुष्क है, और इसको मैं बोल सकता हूँ विषम जलवायु पाई जाती है। यहाँ विषम जलवायु पाई जाती है। मिट्टी की बात करें तो यहाँ एंटीसोल्स व एडिसोल्स दो प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है। एंटीसोल्स जो पानी को सोख नहीं सके, और ये थोड़ी सी, यहाँ वर्षा कितनी होती है, 20 से 50 सेंटीमीटर के बीच में औसतन वर्षा होती है। सबसे कम बारिश राजस्थान में जैसलमेर जिले में होती है, जहां सम तहसील में होती है। अरावली प्रदेश को पढ़े तो यहाँ पर 9% भाग पाया जाता है। हमने पढ़ा अरावली 3 भागों में था, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली, दक्षिण अरावली। हमने पढ़ा था उत्तरी अरावली में रघुनाथगढ़, रघुनाथगढ़, भोरच वगैरह ये पहाड़ियां पाई जाती है। मध्य अरावली में नाग पहाड़ी पाई जाती, तारागढ़ पहाड़ी पाई जाती थी। हमने तीसरा पढ़ा था दक्षिण अरावली। दक्षिण अरावली में हमने पढ़ा था भी, इसमें औसतन सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है जो 1722 है। इसके बाद में देलवाड़ा, जरखा, अचलगढ़, कुंभलगढ़, धौलावीरा वगैरह ये सारी ऋषिकेश वगैरह ये है। ये गोंडवाना लैंड से प्राप्त हुई है। यहाँ उपादर जलवायु पाई जाती है। यहाँ एंटीसेप्टिक सोल्स पाई जाती है, सोल पाई जाती है। यहाँ 50 से 90 सेंटीमीटर तक बारिश होती है। पूर्व के मैदानी भाग सबसे उपजाऊ मिट्टी यहीं पाई जाती है। सबसे क्षेत्रफल 23% होता है। सबसे ज्यादा अगर मैं देखूं तो कम क्षेत्रफल में ज्यादा जनसंख्या रह रही है, 39% जनसंख्या रह रही है। टेथी सागर की अवशेष है यहाँ भी। ये आर्द्र जलवायु पाई जाती है। यहाँ अल्फीसोल्स पाई जाती है, अल्फीसोल्स पाई जाती है जो 50 सेंटीमीटर से लेकर 80 सेंटीमीटर तक बारिश होती है। अगर मैं तीसरी बात करूं तो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश जहां 6.89% होती है, जनसंख्या के 11% जनसंख्या पाई जाती है, गोंडवाना लैंड से प्राप्ति हुई है, अति आर्द्र है। राजस्थान में सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो झालावाड़ जिले में बारिश होती है, करीब करीब यहाँ 100 सेंटीमीटर से भी ज्यादा बारिश होती है। यहाँ वर्टिसोल्स पाई जाती है, 80 सेंटीमीटर से 120 सेंटीमीटर के बीच में बारिश होती है। ये था हमारे आज की क्लास में महत्वपूर्ण राजस्थान के भौतिक स्वरूप, जिसको 4 भागों में हमने बांटा था। सबसे पहले मरुस्थलीय भाग, उसके 2 भाग किए थे, शुष्क और अर्ध शुष्क। उसके बाद में अरावली, अरावली को हमने 3 भागों में बांटा था और तीनों भागों को भी विस्तृत बताया। फिर हमने मैदानी भागों को देखा था, उसमें बनास व बाणगंगा का बेसिन, उसके बाद में चंबल, महाई का बेसिन और 56 के मैदान देखे थे। और उसके बाद में हमने देखा था दक्कन का पठार यानी हड़ौती का पठार। इस प्रकार से ये हमने भौतिक स्वरूप को आज कंप्लीट की है। चलिए इसी सीरीज में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को भी ले लेते हैं जो गत परीक्षा में आए हुए हैं, और उनको हम देख लेते हैं भी कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए हैं इस टॉपिक से रिलेटेड है। अगर मैं राजस्थान की बात करूं, राजस्थान के संदर्भ में गत वर्षों में इस अध्याय से पूछे गए प्रश्नों की बातें करें, पंचभद्रा, सांबर, कवास जैसी खारे पानी की झीलें हैं जो राजस्थान के किस भौगोलिक क्षेत्र में पाई जाती है। अगर आपने देखा होगा पंचभद्रा, सांबर, कवास ये कहाँ पाई जाती है, तो अगर इनकी बात करें तो ये लूणी और जोवाई के बेसिन में पाई जाती है। लूणी अजमेर के में नाग पहाड़ियों से इसका उद्गम स्थल है। इसकी एक सहायक नदी है जोवाई, उस वहां से इसको लिया गया। राजस्थान के किस अंचल को सामान्य बागड़ क्षेत्र के नाम से जाना, बागड़, एक तो होता है वागड़ और एक है बागड़। ये शेखावाटी अंचल को बोला जाता है। जो शेखावाटी का क्षेत्र है, जैसे चूरू, झुंझुनू और नागौर और सिरोही जिले के क्षेत्र है, उसको बागड़ क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। थार के मरुस्थल में प्रयुक्त घड़ा शब्द किसके लिए है। मैंने आपको बताया था, यहाँ पर एक चंदन नलकूप है जिससे लगातार बिना किसी मोटर यानी किसी आधुनिक तरीके के माध्यम से क्या निकल रहा है, पानी निकल रहा है, और ये एक थार का घड़ा है। राजस्थान की भू आकृति संरचना में कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। हमने शुरुआत में पढ़ा था 4 भौतिक प्रदेशों के रूप में बांटा गया है। राजस्थान में कौन सा मरुस्थलीय भाग नहीं है, यानी मरुस्थल का भाग नहीं है, सीधी सी बात है, थार भी है। रोई क्या होता है, जो अरावली से पश्चिमी का भाग होता है उससे बोला जाता है रोई क्षेत्र। अरावली के पश्चिम भाग को रोई कहते हैं।
शेखावटी मुरुस्तल तो शेखावटी के भाग है, कुंभलगढ़ इसका आंसर रहेगा। इसका क्या आंसर रहेगा? कुंभलगढ़ इसका आंसर रहेगा। राजस्थान के अंतःस्थलीय प्रवाह के मैदान किस नाम से जाने जाते हैं? अभी जहां आंतरिक पानी वगैरह बह रहा हो, तो हमने पढ़ा था सबसे पहले जो अर्ध शुष्क भाग में पढ़ा था, ऊपर घगर के मैदान थे, फिर आंतरिक जल प्रवाह था, और उसके बाद में हमने था नागौर की उच्च भूमि थी, फिर जवाई व लूणी के बेसिन थे। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा शेखावटी क्षेत्र हो जाएगा। नेक्स्ट अपने देखें, गोंडवाना प्रदेश में अन्य किस नाम से जाने जाते हैं? जो मैंने बताया था, जून, लूणी और जवाई को क्या बोलते हैं? गोंडवाना बेसिन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान के बालू का पत्थर युक्त मैदान सामान्यतः कहाँ स्थित होते हैं? राजस्थान में बालू पत्थर युक्त मैदान कहाँ स्थित होते हैं? अपना ने जब पढ़ रहे थे राजस्थान की में, तो राजस्थान में हमने पढ़ा था अभी ये 50 सेमी वाली वर्षा, सॉरी, अगर अपनों ने देखे भी ये 50 सेमी वाली एक समवर्षा वाली लाइन है, और ये भाग मरुस्थलीय भाग है इतना सा, और ये जो भाग पाए जाता है, ये बीच के भाग, ये क्या पाए जाते हैं? ये 25 से 50 सेमी समवर्षा के भाग वाले क्या बालू पत्थर पाए जाते हैं, जिसमें जोधपुर वगैरह का क्षेत्र, बाड़मेर का, नागौर के कुछ भाग में यहाँ बालू पत्थर वगैरह पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अकल काठ जीवाश्म पार्क है? अगर आपने अकल काठ जीवाश्म पार्क की बात करें तो नागौर में नहीं है, ये है जैसलमेर में। जैसलमेर में प्राचीनतम अकल काठ जीवाश्म पार्क है। आगे चले, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अर्धशुष्क बांगड़ का उपभाग नहीं है? उपभाग नहीं है तो इसमें नागौर की उच्च भूमि है, काली मैदान भी है, गोंडवाना है, तो बनास का मैदान है, इसका भाग है नहीं है। थार के मरुस्थल का अपवाह मुख्य से किस से संबंधित माना जाता है? तो ये थार का मरुस्थल का भाग है वो टेथी सागर का भाग माना जाता है। मैंने शुरुआत में पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था कि इसकी उत्पत्ति टेथी सागर से हुई है। यहाँ कभी लाखों साल पहले यहाँ पर कोई एक सागर बहता था जिसका नाम था टेथी सागर, उसकी कारण उत्पत्ति हुई है। अगर अपने 12वें क्वेश्चन में बात करें, राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को दक्षिण की ओर से सही क्रम बताओ। अपने को दक्षिण से चलना है, राजस्थान के दक्षिण में, तो दक्षिण में कहां से होगा? सबसे पहले को क्या आएगा? लूणी की बेसिन आएगा, फिर विंध्यन शरण आएगा, फिर शेखावटी आएगा, माही आएगा, ये नहीं होगा। पहले विंध्यन की श्रृंखला, जो ये श्रृंखला है, पर्वत श्रृंखला, वो आएगी। और कह रहा है उत्तर से दक्षिण की ओर, सॉरी, पहले आएगा शेखावटी, उत्तर से चलेंगे तो ये शेखावटी आएगा। उत्तर में शेखावटी प्रदेश है सबसे पहले, अगर देखें तो यहाँ शेखावटी होगा, उसके बाद में विंध्यन श्रेणी होगी, फिर लूणी का बेसिन होगा, फिर माही का क्या होगा? मैदान होगा। इस प्रकार से होगा। ढांड क्या है? मैंने जब आपको पढ़ा रहे थे तो ढांड मैंने बताया था, जैसे ये दो इस प्रकार से टीले हैं, और इन टीलों के बीच में ये जो पानी बन जाता है, और यहाँ पर ये जो क्या होता है, अस्थायी झील होती है पानी की, उसे ढांड बोलते हैं। निम्नलिखित में से थार के मरुस्थल का भाग नहीं है। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कई बार पेपर में, तो भी थार के मरुस्थल का कौन सा भाग है? इनमें से नहीं है। तो अपने देखेंगे गोंडवाना है, थार में आता है, जिसे लूणी का शेखावटी क्षेत्र भी आता है, और थार का मैदान भी आता है। 1, 2, 4 इसी ऑप्शन इसका सही होगा। पश्चिमी मरुस्थल में संदर्भ में कौन सा कथन सही है? अगर अपने पश्चिमी मरुस्थल के संदर्भ में देखें तो कह रहा है कौन सा कथन सही है? पश्चिमी मरुस्थल के रूप में देखें, पश्चिम मरुस्थल में देखें तो यहाँ औसतन 300 मीटर ऊंचाई है, सही बात है। अन्य मरुस्थलों की तुलना में जैव विविधता पाई जाती है, मैंने ये भी बताया था। जैसे सारा मरुस्थल विश्व में देखें, या गोभी के मरुस्थल के देखें, या और अलग मरुस्थल देखें, तो उन मरुस्थलों में के राजस्थान के थार के मरुस्थल की अपेक्षा कम जैव विविधता पाई जाती है। तो यहाँ सबसे ज्यादा जैव विविधता पाई जाती है, ये भी बात सही है। तीसरा, रावली के पश्चिमी भाग में छोटी नदियां बने उपजाऊ क्षेत्र को रोही कहते हैं, ये भी बात सही है। और इसके बाद में आता है यहाँ सेवण, धामण और कर्ण,
जैसे दलदली झीलें पाई जाती है, दलदली झीलें नहीं होती है, ये क्या होती है, ये तीनों क्या होते हैं, जैसलमेर में घास पाए जाते हैं, घास होते हैं ये, सेवण, धमन और करड, जैसे ये घास पाए जाते हैं। तो इसका चौथा आंसर क्या है, गलत है, 1 2 3, ये इसका सी ऑप्शन रहेगा। लाठी सीरी से क्या अभिप्राय है, लाठी सीरीज एक भूमिगत जल पट्टी है, ये की क्या है, भूमिगत जल पट्टी है जो नागौर की उच्च भूमि के आसपास पाई जाती है। ये क्लास रैपिड रिवीजन में हमारा रीट 3rd ग्रेड को लेकर मेन इसका मोटिव रहा है, और हमने इसकी पूरी जहां तक मैक्सिमम क्वेश्चन हो सके वो भी लिए हैं। आप सभी साथियों का धन्यवाद। एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने जो भी 3rd ग्रेड साथी हैं उनके पास शेयर भी कीजिए। अगर इस पीडीएफ को आप लेना चाह रहे हैं तो हमारे रिवीजन 24 पर आकर वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। धन्यवाद।